Good morning, dear students. So in last lecture, we have studied about basic concepts of the biodiversity. Along with that, we have discussed about levels of biodiversity. In that, we have discussed genetic diversity, species diversity, and then ecological diversity. Today, we are going to discuss about biodiversity and its patterns. Okay. So here, what we are going to discuss पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन दैट हमारा जो बेसिक कंसेप्ट रहने वाला है या द कोर थीम ऑफ द डिस्कशन जो रहने वाला है कि पूरे ग्लोब पे जो बायोडाइवर्सिटी है क्या वो पूरी बायोडाइवर्सिटी सभी जगह पे एक जैसी है। अगर आप किसी अभी भारत के किसी एक स्टेट में है और वहां पे डाइवर्सिटी आपको जो देखने मिल रही है क्या वैसी ही डाइवर्सिटी किसी और स्टेट में देखने मिल सकती है क्या आपको? अगर किसी एक कंट्री में, भारत जैसे किसी एक कंट्री में ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर ग्लोबल लेवल पे तो ये सिनारियो ऑब्वियसली चेंज होने वाला है। ओके। दूसरा, हमारा जो अर्थ है, अर्थ की पोजीशन जो है उसके हिसाब से और अर्थ को हमने जिस तरह से ज्योग्राफी में उसको सेगमेंट किया हुआ है ज्योग्राफिकल वे में, उस सेगमेंटेशन के हिसाब से भी ये हमें पता है कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ओके, तो लैटिट्यूडनल वे में भी हमें बायोडाइवर्सिटी देखने मिल सकती है क्योंकि जैसे जैसे लैटिट्यूड्स चेंज होते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस वैसे वैसे चेंज होती है। ओके, तो इसीलिए हमारा जो पहला कंसेप्ट रहने वाला है डिस्कशन का, दैट इज लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स बायोडाइवर्सिटी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्थ की जो पोजीशन है दैट इज स्लाइटली टिल्टेड। ओके, स्लाइटली टिल्टेड हमें देखने मिल रहा है और ये जो है आपका दिस वन इज द सेंट्रल लाइन आपको जो दिख रही है दैट इज इक्वेटर। ओके, ये इक्वेटोरियल रीजन है और उसके दोनों तरफ नॉर्थ एंड साउथ साइड पे हमें पता है 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ। ओके, दे आर द ट्रॉपिकल लाइंस। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ अगर हम आ रहे हैं तो दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ओके, फिर उसके ऊपर का जो एरिया है वो कहलाता है नॉर्थ टेम्परेट रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है उसके नीचे का जो एरिया है वो कहलाता है साउथ टेम्परेट रीजन। और ऐसे ही अगर हम नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में जाते हैं दैट इज आर्कटिक सर्कल। ओके, दैट इज नॉर्थ पोल, और बिल्कुल नीचे की ओर जब हम आ रहे हैं दैट इज साउथ पोल, दैट इज एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये जो जोन्स हैं, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू द लेटिट्यूड्स, उसके हिसाब से बायोडाइवर्सिटी चेंज होती रहती है। और वो कैसे चेंज होती है तो आप देखिए, स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। मतलब सेंट्रल लाइन जो है इक्वेटोरियल रीजन, वहां से जैसे जैसे हम नॉर्थ या साउथ जाते हैं वैसे वैसे पोलर रीजन की ओर जब हम माइग्रेट करते हैं बायोडाइवर्सिटी इज गोइंग टू डिक्रीज। उसके कुछ रीजंस भी हैं और उस रीजंस को भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। The tropics, that is latitudinal ranges of 23.5 degree north and 23.5 degree south, have more species than the temperate or the polar एरियाज। तो ये जो ट्रॉपिकल जोन है पूरा, दैट इज नॉर्थ ट्रॉपिक कैंसर और साउथ ट्रॉपिक जो है कैप्रिकॉन, ये पूरा जो ट्रॉपिकल जोन है इक्वेटर के दोनों तरफ, वहां पे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पूरे ग्लोब में हमें देखने मिलती है कंपेयर टू नॉर्थ टेम्परेट, साउथ टेम्परेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल रीजन। और ऐसा क्यों है और ऐसी बायोडाइवर्सिटी के कुछ एग्जांपल्स भी आपके सामने यहाँ पे है। सो एग्जांपल्स ऑफ द लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट चेंजेस इन द बायोडाइवर्सिटी। तो एक एग्जांपल है, अब डियर स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चंस है वो नीट में पूछे जाते हैं, सो बी प्रिपेयर फॉर दिस। फर्स्ट एग्जांपल दैट इज नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज। तो नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज का एग्जांपल लेके यहाँ पे हमें एक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस बताया गया है। जैसे कोलंबिया विच इज नियर टू इक्वेटर, इट इज हैविंग अबाउट 1400 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स कोलंबिया में। Whereas India, which is in tropics, it is having around
1200 मोर देन 1200 स्पीसीज, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। आप देखो 1400 1200, ओके, क्योंकि कोलंबिया एग्जैक्टली इक्वाटोर के नजदीक है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट या पर्टिकुलरली अगर हम इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो वो ट्रॉपिक्स के बीच में है, राइट। तो वहां पे 1200 मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स आर देयर, और ये रिकॉर्डेड है। जबकि अगर हम न्यूयॉर्क की बात करते हैं, दैट इज 41 डिग्री नॉर्थ, ओके, न्यूयॉर्क विच इज द सिटी ऑफ द यूएसए, तो वहां पे आप देख सकते हैं ये 105 स्पीसीज। अब आप इसको डिग्री के हिसाब से देखिए, दिस इज जीरो लाइन इक्वाटोर, उसके ऊपर आप जाते हैं, दैट इज नीचे की ओर आ रहे हैं, तो इट इज 23.5 डिग्री, वहां से इक्वाटोर से हम थोड़ा शिफ्ट हुए तो थोड़ी कम हुई, 1400 से थोड़ी कम हुई, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं हुई है स्पीसीज। लेकिन जैसे ही आपने ट्रॉपिकल रीजन छोड़ा है, 41 डिग्री नॉर्थ पे गए हैं, स्पीसीज नंबर ऑलमोस्ट 10 टाइम्स रिड्यूस हो चुके हैं। ग्रीनलैंड दैट इज 71 डिग्री नॉर्थ, तो आप देखो हाफ हो गए वहां से भी, ओनली 56 स्पीसीज रिमेन्ड देयर। The tropical forest region like Ecuador has up to 10 times of the vascular plant species as compared to the temperate forest region like Midwest of the USA. तो बर्ड का तो एग्जाम्पल है ही, वैसे ही हम प्लांट के अगर बात करें तो इक्वाडोर करके एक कंट्री है, ओके, तो वहां पे जो वस्कुलर प्लांट्स है, वस्कुलर प्लांट्स हम किसको बोलेंगे, तो जिसमें वस्कुलर सिस्टम है, ओके, तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की जो ओरल वेराइटीज है वो इक्वाडोर में 10 टाइम्स हायर है कंपेयर टू द टेम्परेट फॉरेस्ट रीजन विच इज इन द मिडवेस्ट ऑफ द यूएसए, ओके। तो ये क्यों है, तो ये रीजन एसर्शन में पूछा जाता है कि कोलंबिया जो है वहां पे न्यूयॉर्क से ज्यादा बर्ड स्पीसीज है, जस्टिफाई। Temperate forest region of the Midwest of the USA is having less number of the plant species compared to the tropical forest region of the Ecuador. Justify. ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रू फॉल्स भी पूछे जा सकते हैं, रीजन एसर्शन भी पूछे जाते हैं, और ये बहुत सिंपल आपके टेक्स्ट बुक में ये जो डेटा दिया हुआ है उसी में से ये क्वेश्चन जस्टिफाई होंगे। द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन्स, ओके, जो हमने अभी डिस्कस किया, ओके, तो यहाँ पे कुछ आपको प्लेसेस भी दिखाए गए हैं, यू कैन सी कोलंबिया ओवर हियर, ओके, दिस इज द गालापागोस आइलैंड जिसको डार्विन ने स्टडी किया था, गालापागोस आइलैंड्स, ओके, टू स्टडी द बायोडाइवर्सिटी एंड टू स्टडी द इवोल्यूशन, ओके। फाइन, फिर दूसरा ये लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स में ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका इज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। तो ब्राजील और अर्जेंटीना, ये सारे जो कंट्रीज हैं साउथ अमेरिकन रीजन में, वहां पे हमें पता है अमेजोन रिवर इज देयर, और अमेजोन के बैंक्स पे जो फॉरेस्ट है, ओके, those forests are actually the largest greatest biodiversity zones on this planet earth, ओके, ये वहीं के फोटोग्राफ्स हैं कुछ, ओके, यू कैन सी अमेज्ड बायोडाइवर्सिटी। सो नंबर ऑफ स्पीसीज इन अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, अब ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, अमेजोन का पूरा जो एरिया है इट इज इन बिटवीन ट्रॉपिक्स, इसलिए इनको बोला जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजोन। तो वहां पे कितने स्पीसीज है आप देखिए, मोर देन 40,000 प्लांट स्पीसीज आर देयर, अराउंड 3,000 फिशेस स्पीसीज आर देयर, 1,300 bird species are there, 427 species of the mammals have been recorded, same number, that is 427 amphibian species have been recorded, 378 species of the reptiles have been recorded, and more than 1,25,000 invertebrates have been recorded, जिसमें insects और ये सभी हम कंसिडर करने वाले, mollusk, insects and all this.
तो ये अमेज़न, सिर्फ आप देखिए अमेज़न के रेन फॉरेस्ट जो है उनकी ये बायोडाइवर्सिटी है। ओके, बिकॉज दे आर हैविंग द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि वहां का जो एनवायरमेंट है दैट इज मच मोर फेवरेबल फॉर एनी ऑर्गेनिज्म टू फ्लरिश देयर। Now reasons for the highest biodiversity in the tropics. Okay, यहाँ आप जिसको बोल सकते हैं species richness. Okay, so सबसे ज्यादा biodiversity आपको tropical region में क्यों देखने मिलती है? That is one such question. तो एक तो है tropics had more evolutionary time. Okay, क्योंकि सबसे ज्यादा time से वहीं पे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं। ओके, जो इवोल्यूशन हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, वहां पे सबसे पहले ये जो सूपी कंटेंट ऑफ द अर्थ है उसमें से क्रस्ट बनने की शुरुआत, या जो हॉट सूप जो बना था वो सर्वाइवेबल होने जैसा जो हुआ, वो कंडीशन ट्रॉपिकल रीजन में सबसे पहले हुए। तो इवोल्यूशनरी टाइम उसको सबसे ज्यादा मिला है और इसीलिए नए नए स्पीसीज वहां पे ज्यादा डेवलप हुए हैं। ये एक रीजन है। डियर स्टूडेंट्स, इन बिटवीन द डिस्कशन आई वांट टू से ये क्वेश्चन जो है पर्टिकुलरली रीजंस फॉर हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट और इन द ट्रॉपिक्स, ये ऐसा करके क्वेश्चन 2-3 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। एज वेल एज द सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर नीट एग्जाम। ओके, ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है, रीजन असर्शन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। रिलेटिवली कांस्टेंट एनवायरनमेंट, लेस सीजनल, तो वहां पे अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट जो है या तो ट्रॉपिकल रीजन जो है वहां पे आउट ऑफ फुल ऑफ द ईयर यू कैन से, ओके, सीजनल वेरिएशंस, ओके, वो कम है। ओके, दूसरा जो भी वेरिएशंस है दे आर कांस्टेंट, प्रेडिक्टेबल वेरिएशंस है वहां पे। सो जहां पे प्रेडिक्टेबल वेरिएशंस है तो ऑब्वियसली वहां के जो स्पीसीज है वो अच्छे से वहां पे फ्लरिश कर सकते हैं। दे हैव बीन अडेप्टेड टू द सर्टेन एनवायरनमेंट। दे रिसीव मोर सोलर एनर्जी विच कंट्रीब्यूट्स टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। ओके, सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी वहां पे मिलती है। आप देखो सन, क्योंकि आपका जो अर्थ है वो टिल्टेड है, तो सनलाइट जो है उसका पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा आप देखो तो नॉर्थ ट्रॉपिक से लेके साउथ ट्रॉपिक, दैट इज कैंसर से लेके कैप्रिकॉन का पूरा जो रीजन है वहां पे सबसे ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट पेनिट्रेट करती है। और जितना सनलाइट पेनिट्रेशन ज्यादा है, टाइम जितना ज्यादा है, फोटो पीरियड जितना ज्यादा है, उतना ही प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने में ज्यादा हेल्प मिलती है और उतने ही नए नंबर ऑफ स्पीसीज वहां पे एनकरेज हो सकते हैं। तो एक ये कंसेप्ट था लेटिट्यूडनल बायोडाइवर्सिटी। दूसरा एक कंसेप्ट है दैट इज स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ पूरे चैप्टर में से अगर कोई टॉपिक ऐसे हैं तो जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं और उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, तो according to the study of Alexander von Humboldt, okay, you can see his photograph in South American jungles. अब South American jungles का मतलब क्या है? तो Amazonian rainforest. But within a region, species richness increases with increasing explored area, but only up to a limit. ये बहुत important statement Humboldt ने दिया है। तो उसने किसको एक्सप्लोर किया था? अमेजोन के रेन फॉरेस्ट जो है, साउथ अमेरिकन फॉरेस्ट जो है, उसको उसने एक्सप्लोर किया और एक्सप्लोर करने के साथ साथ उसको जो डेटा मिला वहां से, जो एनालिसिस उसने किया, उस एनालिसिस के हिसाब से उसने एक स्टेटमेंट बताया है दैट स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। यहां तक पहले समझिए। तो जैसे जैसे आप अपना एरिया इंक्रीज कर रहे हैं ऑफ योर स्टडी, ओके, तो आपको उतने ही नंबर में ज्यादा स्पीसीज वहां पे मिलते जाते हैं, बट अप टू अ लिमिट। तो उसकी भी एक लिमिटेशन है, एक सर्टेन सैचुरेशन पॉइंट आएगा,
उस लाइन को क्रॉस करके भी अगर आप ज्यादा बाहर एक्सप्लोर कर रहे हैं तो फिर नए स्पीसीज उतने ज्यादा मिलने वाले नहीं है। हो सकता है कि अब स्पीसीज का भी सैचुरेशन आ चुका है। मतलब इस स्टेटमेंट को दो पार्ट में आपको ध्यान में रखना है। नंबर वन, जितना आप बड़ा एरिया एक्सप्लोर करोगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज आपको मिलने के चांसेस है, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है सेकंड हाफ ऑफ द स्टेटमेंट। ओके, अगर उस बाउंड्री को आप क्रॉस कर रहे हो तो फिर हो सकता है कि उसके बाद आपको नए स्पीसीज मिलना बंद भी हो जाए। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आपके सोसाइटी का एक गार्डन जो है उसको ऑब्जर्व करिए, वहां पे कुछ स्पीसीज आपको देखने मिलेंगे, कुछ प्लांट्स, कुछ इंसेक्ट्स वगैरह आपको ऑब्जर्व करने मिल सकते हैं। आप इस एरिया को एक्सप्लोर करिए। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ आपके गार्डन को ही एक्सप्लोर किया है। नाउ एक्सप्लोर द गार्डन्स ऑफ योर सिटी, इंक्रीज करिए अपना एरिया, तो आपको ज्यादा से ज्यादा नए नए स्पीसीज मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप आपकी सिटी का एरिया क्रॉस करोगे, ऑब्वियस है कि अब वो स्पीसीज वहां पे ना भी मिल सके। ओके, तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया गिव्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब जो हमको मिला था एक ग्राफ एंजाइम एक्टिविटी में, ओके, हाइपरबोलिक का, ओके, पहले एक्सपोनेंशियल वे में आगे बढ़ रहा है और फिर उसका सैचुरेशन आ रहा है। तो इसी तरह का ठीक ग्राफ हमें मिलता है व्हेनेवर वी आर प्लॉटिंग द एरिया अगेंस्ट स्पीसीज रिचनेस। अगर एक्स एक्सिस पे हम एरिया को प्लॉट कर रहे हैं और वाई एक्सिस पे स्पीसीज रिचनेस को प्लॉट कर रहे हैं तो क्या होगा। तो पहले तो स्पीसीज आप देखो एक्सपोनेंशियल वे में बढ़ रहे हैं, जितना आप एरिया ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं स्पीसीज भी ज्यादा ज्यादा मिलते जा रहे हैं। लेकिन एक जोन ऐसा आ रहा है जहाँ पे अब ये स्पीसीज मिल तो रहे हैं नए इस जोन में, लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं मिल रहे हैं जितना स्टार्टिंग में मिल रहे थे। फिर एक लेवल तो इतना आ रहा है कि जहाँ पे अब ये स्पीसीज नंबर बढ़ने वाले नहीं है। और हाइपरबोला का इक्वेशन है S इज इक्वल टू C इंटू ए रेस टू Z। अब इस इक्वेशन को थोड़ा समझना है, where S is a species richness, A is area, C is intercept on y axis। okay, तो C is the intercept on y axis and Z is a slope of the line, that is called regression coefficient। okay, Z is a slope of the line। तो ये पूरा जो हमने ब्लू कलर का लाइन ड्रॉ किया है ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसका स्लोप क्या रहने वाला है वो Z से हमें पता चलता है। लेकिन अब ये पूरा ग्राफ आपका लाइन तो है नहीं कि जहां पे आपको स्लोप मिल सके। तो फिर इस ग्राफ को आपको ऐसे ग्राफ में कन्वर्ट करना है कि जिसमें आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल सके, क्योंकि स्लोप आपको स्ट्रेट लाइन में ढूंढना पड़ेगा। तो इसी ग्राफ को फिर हम चेंज करते हैं और लॉगरिदमिक ग्राफ में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली लॉगरिदमिक ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें पता है कि हम दोनों साइड इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इसका हम लॉग करेंगे। तो log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। ये कॉमन फॉर्मूला है, हमें पता है कि जो पावर होता है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है आगे। तो log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a, ये इक्वेशन लॉगरिदमिक ग्राफ का बनेगा। तो ये लॉग लॉग स्केल ये पूरा बनने वाला है। और जब ये लॉग स्केल बनता है तब आप इसका जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है या तो जो स्लोप है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ओके, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, पहले कोएफिशिएंट वर्ड को समझिए। कोएफिशिएंट का मतलब होता है कांस्टेंट नंबर, ओके, और रिग्रेशन, ओके, तो जो आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं उसमें जितने भी एरर्स हैं, क्योंकि ये पूरा हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, तो उन एरर्स को अगर सम अप कर दिया जाए और एक कॉमन लाइन अगर ड्रॉ की जाए, मतलब हम एक कॉमन डिसीजन पे आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन। ओके, so on a logarithmic scale the relationship is a straight line, okay, and the equation will be log s is equal to log c plus z log a। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में भी हमें देखना है। So generally for small areas the z value is between 0.1 to 0.2। मतलब अगर z की वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच में आ रही है तो समझ लीजिए कि आप एक बहुत छोटे से एरिया को स्टडी कर रहे हैं। ओके,
तो स्पीसीज रिचनेस वहां पे इतनी ज्यादा नहीं होगी। बट फॉर लार्जर एरियाज, फॉर एग्जांपल एंटायर कॉन्टिनेंट्स को अगर आप स्टडी कर रहे हैं, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बायोडाइवर्सिटी, जैसे आप समझ लीजिए कि आप पाटन सिटी या आपके किसी, आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ की आपके सिटी के या डिस्ट्रिक्ट की बायोडाइवर्सिटी मेजर कर रहे हैं, तो एक स्मॉल एरिया कहलाएगा ऑन ग्लोबल लेवल, राइट। लेकिन अगर हम पूरा एक कॉन्टिनेंट को मेजर कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो स्लोप ऑफ द line is steeper, so z value will increase, that is 0.6 to 1.2. okay, तो जितनी z वैल्यू इंक्रीज हो रही है उतनी बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है, उतना ही आपका ग्राफ जो है वो स्टीपर होता जाता है। तो ये पूछा जाता है z वैल्यू के अकॉर्डेंस में, ये क्वेश्चन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर फ्रिगिवरस बर्ड्स एंड मैमल्स in the tropical forest of the different continents, the z value is 1.15. Frugivorous मतलब fruit eating birds and mammals in the tropical forest if we are studying, तो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अगर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को हम स्टडी कर रहे हैं तो फिर z वैल्यू जो हमें ग्लोबल लेवल पे मिल रही है फ्रूगीवरस बर्ड्स और मैमल्स की, दैट इज कमिंग टू 1.15। तो जितनी z वैल्यू आपको ज्यादा मिल रही है उतना आप एक लार्जर एरिया को स्टडी कर रहे हैं वो पता चल जाता है, और जितना एरिया ज्यादा उतना आपको ऑब्वियसली स्पीसीज रिचनेस भी ज्यादा मिलने वाला है, ये पक्का है। सो ये बहुत सिंपल कंसेप्ट्स हैं। ओके, तो एक और साइंटिस्ट आपके सामने है, डेविड टिलमैन। ओके, इसके पहले हमने जो स्टडी किया हम्बोल्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू डेविड टिलमैन, प्लॉट्स विथ मोर स्पीसीज shows less year to year variation in its total biomass। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। प्लॉट्स विथ मोर स्पीसीज मतलब प्लॉट्स को अगर हम एरियाज अगर ऐसा बोल दें तो एरियाज विथ मोर स्पीसीज, जहाँ पे मोर स्पीसीज मतलब बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, ऐसे एरिया को अगर आप स्टडी कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप ऑब्जर्व करोगे कि वहां पे ईयर टू ईयर वेरिएशन जो होता है बायोमास का, टोटल बायोमास प्रोडक्शन का, वो बहुत कम होता है। मतलब प्रेडिक्टेबल आप बोल सकते हो, कांस्टेंट बायोमास प्रोडक्शन वहां पे आप बोल सकते हो। जितनी स्पीसीज रिचनेस ज्यादा उतना वो इकोसिस्टम प्रेडिक्टेबल हो जाता है, मतलब उसके बारे में आप एक अच्छा सा एजम्पशन कर सकते हो कि इस साल यहाँ से कितना बायोमास हमें मिलने वाला है। उस बायोमास के कैटेगरीज अलग अलग हो सकते हैं, आप उसको एक फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स में भी कंसिडर कर सकते हो, एक फार्म के क्रॉप्स की प्रोडक्ट्स में भी कंसिडर कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से डेविड टिलमैन ने ये स्टेटमेंट दिया है और वो बिल्कुल सही है। जितनी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा उतना बायोमास का कांस्टेंट बायोमास प्रोडक्शन, ओके, प्रेडिक्टेबल, that can be done। increased diversity contributes to higher productivity। जितना बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, ओके, उतना ही प्रोडक्टिविटी भी बढ़ने वाली है। इट इज एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस। ओके, तो ये अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पीसीज डाइवर्सिटी। ओके, तो ऑब्वियस है किसी इकोसिस्टम को फंक्शनल रहना है। आप देखिए लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा कि फूड चेन, फूड वेब में से अगर किसी एक स्पीसीज को अब अगर हम वहां से निकाल दे रहे हैं तो पूरा फूड चेन, फूड वेब डिस्टर्ब हो जाएगा, और अगर वो डिस्टर्ब हुआ तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है। लेकिन अगर वहीं पे मोर एंड मोर नंबर ऑफ द स्पीसीज इफ वी आर एडिंग अप, हम ऐड नहीं कर रहे, अगर नेचर खुद अपने हिसाब से ऐड कर रहा है तो फिर वो इकोसिस्टम की हेल्थ को बहुत साउंड करने वाला है। एंड द वेल फंक्शनिंग इकोसिस्टम एट द ग्लोबल लेवल आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर benefits of the human being। not only the overall benefits, लेकिन ह्यूमन रेस के सर्वाइवल के लिए भी वो उतना ही एसेंशियल है। तो ये एक हाइपोथेसिस भी दिया गया है, पॉल अर्लिक करके एक साइंटिस्ट है, उसने एक रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया। आप देखो यहाँ पे ये पिक्चराइजेशन में आपको फूड वेब पूरा दिख रहा है इकोसिस्टम का, और बहुत अच्छे से रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस के थ्रू पॉल अर्लिक ने बायोडाइवर्सिटी के कंसेप्ट को अच्छे से 2-3 लाइन में पूरा जस्टिफाई कर दिया है।
So it is an analogy used to understand the importance of the biodiversity. What? Rivet Popper hypothesis. क्या एनालॉजी की है? So it is proposed by Stanford ecologist Paul Ehrlich. क्या उसने प्रपोज किया है? तो in an airplane, consider the airplane is an ecosystem. All parts are joined together using many rivets. ओके अगर कोई एक एरोप्लेन पूरा बनाना है, एक लार्जर एरोप्लेन आपको बनाना है, वेर यू कैन जस्ट गेट अ ट्रिप ऑफ द एंटायर ग्लोब, ओके इफ यू विश, राइट? तो वो पूरा एरोप्लेन बनता कैसे है? तो बहुत सारे पार्ट्स को ज्वाइन करने के बाद एरोप्लेन बनता है, और वो ज्वाइन करने के लिए क्या चाहिए आपको? रिवेट्स चाहिए। ऐसे ही अगर एक पूरा इकोसिस्टम है, वो भी एक इतना बड़ा सिस्टम ही है, लेकिन उस इकोसिस्टम को फंक्शनिंग रखने के लिए वहां पे भी कुछ जॉइंट्स लगाने पड़ेंगे, और ये जॉइंट्स कौन बनते हैं? स्पीसीज। इफ पैसेंजर्स पॉप अ रिवेट, व्हिच इज कॉमन ह्यूमन हैबिट, वी नो दैट इज एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीसीज एट इकोसिस्टम लेवल। अगर कोई पैसेंजर रिवेट निकाल दे रहा है वहां से, पॉप आउट अ रिवेट, ओके, इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी, ओके। अगर कोई एक रिवेट किसी पैसेंजर ने निकाल दिया, तो फिर फ्लाइट की सेफ्टी को उतना कोई क्वेश्चन मार्क होने वाला नहीं है। और वो भी अगर सपोज के जो रिवेट उसने निकाला है पैसेंजर ने, वो हो सकता है उसके खुद के चेयर का, हो सकता है उसको जो डेस्क दिया गया है, ओके, इन फ्रंट ऑफ हिज चेयर, ओके, तो अगर वहां से निकल रहा है, नॉट एन इश्यू, ओके। अगर ऐसे ही जैसे ये रिवेट मतलब स्पीसीज है, तो इसी तरह से अगर कोई एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है, तो फिर इकोसिस्टम के फंक्शनिंग को एज सच ऐसे ही स्टार्टिंग में कोई ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। बट एज मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव्ड, द प्लेन बिकम्स डेंजरसली वीक। वो प्लेन क्रैश कर सकता है, ओके। ज्यादा से ज्यादा रिवेट अगर आप निकालने जा रहे हो, ओके, तो फिर क्या होगा? वो जो फ्लाइट है, वो फ्लाइट सेफ नहीं रहने वाली है। इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू क्रैश एनीवेयर, और फिर उसमें जो कोई भी थे वो कोई बचने वाला नहीं है। जिसने रिवेट निकाले हैं वो भी नहीं बचने वाला है। इन द सेम वे, अगर ऐसे ज्यादा से ज्यादा स्पीसीज इकोसिस्टम से लॉस हो रहे हैं, तो पूरा इकोसिस्टम भी उसी एयरप्लेन की जैसे कोलैप्स कर जाएगा, वो भी क्रैश कर जाएगा। और जिसने वो स्पीसीज एलिमिनेट किए हैं फ्रॉम द इकोसिस्टम, वो भी इकोसिस्टम का पार्ट ही था, तो उसका भी एक्सटिंक्शन फिक्स है। सो लॉस ऑफ रिवेट्स ऑन द विंग्स। अब देखो यहाँ पे एक और कंसेप्ट एक्सप्लेन किया गया है, लॉस ऑफ रिवेट्स ऑन द विंग्स दैट is more dangerous to flight safety than loss of a few rivets on the seats or windows inside the plane. तो अगर आपने विंग्स के रिवेट्स अगर किसी ने निकाले हैं, तो फिर तो क्या होने वाला है आप समझ सकते हैं, okay, it is much more dangerous in compared to the rivets which were eliminated from the seats or windows inside the plane. उसी तरह से एक इकोसिस्टम है, क्योंकि विंग्स आर द की प्लेसेस ऑफ द फ्लाइट, ओके। विंग्स के बिना आपका एरोप्लेन उड़ नहीं सकता है, और ना ही अच्छे से फ्लाइट कर सकता है, लैंड कर सकता है, राइट? लेकिन उसी के जैसे जो की स्पीसीज होते हैं किसी एक इकोसिस्टम के, जो पूरे एक इकोसिस्टम को अच्छे से फंक्शनिंग में रखने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे की स्पीसीज को अगर किसी ने निकाल दिया वहां से, इकोसिस्टम से, ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है उस इकोसिस्टम के लिए, एंड ऑल इन सडन द इकोसिस्टम इज गोइंग टू क्रैश। और उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल डिजास्टर्स। अब ये है तो नेचुरल डिजास्टर दिखने में, लेकिन उसके पहले का रीजन क्या है? तो somebody has eliminated something from the ecosystem and we are paying the value of that thing. और ये somebody कौन है? Human. So
जो ह्यूमन की एक्टिविटी है वही, दैट इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, ओके, और उसके कंसिक्वेंसेस डियर स्टूडेंट्स, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। ओके, I have tried my best to explain the things which have been in your syllabus. Fine. So please, if you are having any doubt, any questions and queries, you can call me, message me anytime, and stay safe. Have a nice day.